हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज बात करेंगे हम न्यू चैप्टर अवकलन का अनुप्रयोग। ठीक है ना। यानी अब तक हमने अवकलन के अवकलन के फॉर्मूले पढ़े थे, अवकलन के रिलेटेड कुछ प्रमेय थी वो भी किए। ठीक है ना। आज स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है ना। न्यू चैप्टर है और इसी से रिलेटेड है और एक दो क्वेश्चन इसी से चैप्टर से आता है। ठीक है ना। तो बात करेंगे अवकलन का अनुप्रयोग, यानी कि इनका प्रयोग कैसे कहाँ किया जाएगा। अवकलन का अनुप्रयोग यानी कि अनुप्रयोग का मतलब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे कि हमने अभी पिछले जो अवकलन था, त्रिकोणमितीय फलन थे, लघुगणकीय फलन था, चरघातांकी फलन था, वहाँ यूज किया था। लेकिन अब हम कुछ और भी इनका यूज करते हैं, जैसे राशियों का परिवर्तन, सदिश राशियों में, सामाजिक विज्ञान में। तो इस तरीके से हम उनका, यदि किसी की गति, कोई पार्टिकल है, कोई पॉइंट है और टी समय में और कुछ परिवर्तित होता है, उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को हम अवकलन के अनुप्रयोग के द्वारा उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या हमें किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से हमें सवाल करने हैं, क्या कंसेप्ट है इसका। कंसेप्ट क्या है, आपको जैसे 9th 10th में आपने जो साइंस पढ़ी होगी उसी से रिलेटेड है। ठीक है ना। यानी एक प्रकार का जो ये चैप्टर है उससे रिलेटेड है। स्पर्श बिंदु निकालना, उनका यूज करना, मध्यमान निकालना, मध्यमान नहीं, वो वर्तमान और आसमान, उनका यूज करना है, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना। तो अवकलन का अनुप्रयोग जैसे देखो, माना कि कोई एक राशि, हमने कोई राशि मान ली, माना एक राशि P चर राशि। ठीक है ना। जैसे कि कोई मोटरसाइकिल चलती है तो जिस स्पीड से चलती है इतने घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो हम इसका वो यहाँ पर प्रयोग है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। तो माने कोई चर राशि है t समय में, जो कि t समय में डेल p परिवर्तित समय में परिवर्तन डेल टी होता है या डेल पी होता है, तो तब चर राशि की परिवर्तन जो दर होगी वो क्या होगी। तो परिवर्तन दर का मतलब देखो, यहां पर एक बात समझना है आपको, यानी कि आपको क्वेश्चन कैसे समझना है कि क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। यानी कि दर बात आ जाए तो वो, यानी कि वो समय के साथ साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है। यानी कि अगर कोई राशि dt/dt है तो उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, क्या, उस यानी कि del/t किसी लिमिट के अनुसार, लिमिट टेंड टू 0। तो ये जैसे कि हमने वहां पढ़ा था, यानी कि कोई राशि में हमने परिवर्तन करके देखा तो उसमें, यानी सूक्ष्म समय में उसमें सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। ठीक, सूक्ष्म समय में सूक्ष्म परिवर्तन उस राशि की क्या कहलाती है, परिवर्तन दर कहलाती है। ठीक है ना। ये इसका बस यही थोड़ा सा वो है, बाकी का जो सवाल हमको करना है वो किस टाइप से करना है वो मेरी बात सुने। ठीक है ना। आपको पहचानना है सवाल में, सवाल कैसे पहचानना है, एक तो वहां पर दर दी होगी। ठीक है ना। अगर दर दी हुई है, ठीक है ना, वो जैसे कि वो कहेगा त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है ना, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, आयतन की दर होगी, क्षेत्रफल की दर होगी, त्रिज्या की दर होगी, ठीक है ना, घन की दर होगी। तो उन फॉर्मूलों का, यानी कि इसमें हम
इस एक्सरसाइज में हम जो 10th क्लास की जो क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन जो है उसे बोलते हैं, उसका यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। उसके परिवर्तन की दर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो एक्सरसाइज निकालते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इनके क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है ना। इसका कोई वास्तविक फॉर्मूला नहीं है, जो पढ़ा है हमें, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। चलो देखिएगा, एक्सरसाइज निकाल लो 8.1, ठीक है ना। आपको सवाल करने का तरीका देखना है, सवाल करने का तरीका देखना है बस, ठीक है ना। देखो हमारी एक्सरसाइज है 8.1, अवकलन का अनुप्रयोग। पहला क्वेश्चन, मैं यहां पर पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक। इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि r एक तो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तथा और दूसरी r दी है 4 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर सवाल में आ जाए परिवर्तन की दर, ठीक, परिवर्तन की दर, तो दर तो समय के साथ होता है, ठीक है ना। अगर लेकिन यहां पर अलग दे दिया, अगर पहले सवाल को पूरा पढ़ना है आपको, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि r के सापेक्ष या x के सापेक्ष या y के सापेक्ष, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो जैसे कि यहां पर दिया है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर और ये नहीं दिया होता r के सापेक्ष, तो हम क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, a होता है भाई, क्षेत्रफल क्या होता है, a होता है, तो हम इसको क्या मानेंगे, dA/dt, क्या लिखेंगे, dA/dt। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया होता कि r के यहां पर ये नहीं दिया होता कि r के सापेक्ष इसकी दर ज्ञात कीजिए, इसने क्या बोला है, परिवर्तन की जो दर ज्ञात करनी है वो r के रेस्पेक्ट में ज्ञात करनी है आपको, ना कि t के रेस्पेक्ट में। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तब आपको t लेकर ही वो करना होगा, क्योंकि दर जो होती है, जो परिवर्तन होता है वो समय के अनुसार ही क्या होगा, परिवर्तन होता है। कोई गाड़ी चल रही होती है तो क्या है, जब कोई दूरी तय करती है तो समय के अनुसार ही तो तय करती है, 1 घंटे में इतनी दूरी, 5 मिनट में इतनी दूरी करते हैं ना, तो वो भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वो क्या है, परिवर्तन ही तो चाल निकालते हैं, तो कितनी समय में कितनी दूरी तय कर रही है, तो वो एक परिवर्तन की दर हो गई, वो स्पीड निकालते हैं। तो इसी तरीके से आपको इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन की दर का मतलब है कि आपको नीचे t आना ही आना है, ठीक है ना। अब किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, a के निकाला है तो d/dt, अगर वॉल्यूम आयतन है तो क्या होगा, dv/dt होगा, अगर सरफेस है तो ds/dt होगा, ठीक है ना, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना वो। लेकिन यहां पर इसने बोला है कि r के रेस्पेक्ट में निकालना है, और किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब 10th क्लास में पहुंच गए हम और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए यहां पर लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, आपको ऐसे लिखना है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, πr², ये होता है। अब वो किसके रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है, r के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, dA/dr, यानी कि अब ये जो क्षेत्रफल है वो r की दर में, ठीक है ना, तो क्या होगा भाई, 2πr, ठीक है ना। हो गया परिवर्तन भाई, दर निकलेगी रेस्पेक्ट में किसके, r के। अब उसने क्या कहा है, नंबर 1, जब वृत्त की त्रिज्या जो है कितनी रही हो, 3 सेंटीमीटर, तब परिवर्तन की दर कितनी होगी r के रेस्पेक्ट में, तब क्या होगा, dA/dr बराबर 2 × π × 3 अर्थात 6π, क्या होगा, 6π, ठीक। अब दिक्कत आ गई, अब हम पहुंचेंगे कहां भाई, ऐसे थोड़ी लिख के छोड़ के आएंगे हम इसके, भाई इसको हम कैसे ऐसे थोड़ी लिख के छोड़ के आएंगे, इसकी क्या बनेगी यूनिट, सॉरी जो बनती है मात्रक, वो क्या बनेगा, तो dA/dr का मात्रक क्या बनेगा बताओ,
भाई क्षेत्रफल है, ये r है। अगर यहाँ पर ये होता dA/dt होता तो क्या होता, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता, नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस बात का आधा नंबर काट लेगा तुम्हारा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया और मैं देख रहा था कि आप शायद कुछ बोले, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें, तो जो आप परिवर्तन की दर निकालोगे, किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, उसका वो यूनिट लिखनी है, ठीक है ना। तो इसकी क्या यूनिट होगी बताओ, केवल सिर्फ क्योंकि इसकी भाई यहाँ पर क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर, देखो आपने रिएक्शन में बढ़ा हुआ है भाई, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखी है भाई, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये हम ये भी सेंटीमीटर में लेंगे, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर r है जो वो भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसका क्या आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। अब दूसरी दर क्या निकालनी है, अब क्या है, जब वृत्त की त्रिज्या कितनी रही हो, r बराबर जब वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या रही हो, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तब क्या होगा, dA/dr जो होगा वो क्या होगा हमारा भाई, हमने क्या होगा 2 पाई r निकाला है, क्या निकाला है 2 पाई r, तो क्या होगा 2 × 4 × पाई, तो क्या हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर। यानी कि जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर रही होगी तो हमारा वो क्या आंसर होगा 6 पाई होगा, और जब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगा, तब क्या होगा 8 पाई सेंटीमीटर का, ठीक है ना। ये हमारा इस तरीके से पहला क्वेश्चन, ठीक। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है वो किसके रेस्पेक्ट में दर निकलवा रहा है, उसी को देखना है। अब क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, सवाल में दर दे देगा आपको, रेस्पेक्ट में जो दर है ना वो दे देगा आपको। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, अब उसने क्या कहा है कि ये कह रहा है एक कण है, कोई कण है, जो कण वक्र जो दिया है y बराबर दिया है 2/3 x पे क्यूब, 2/3 x पे क्यूब प्लस 1, ठीक है ना। ये उसका समीकरण है, पर चलता है। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां, अब देखो यहां कंडीशन दी हुई है, अब देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसने कहा है जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, समझ गए, परिवर्तन की दर बराबर x की परिवर्तन की दर की 2 गुनी है, x निर्देशांक, तो x निर्देशांक की परिवर्तन दर, हमने पहले तो ये दोनों लिख लिए, y निर्देशांक की परिवर्तन की दर और x परिवर्तन की दर। अब उसने कंडीशन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि y निर्देशांक में जो परिवर्तन की दर है वो x निर्देशांक की परिवर्तन की क्या है 2 गुनी है, ठीक। अब y निर्देशांक में परिवर्तन की दर का मतलब क्या हुआ, यानी कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, यानी कि नीचे क्या आएगा t, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, जब मैंने बोला ना तो कुछ नहीं दिया, तो यानी कि रेस्पेक्ट किसके t के समय के अनुसार वो परिवर्तन की दर निकाल रहा है, तो y है तो क्या रहा होगा dy/dt, ठीक है ना। यानी ऐसे जो हमने प्राचल समीकरण पढ़े थे उस टाइप के ये करने हैं इस एक्सरसाइज में। और ये क्या है 2 और x निर्देशांक के परिवर्तन की दर क्या होगी, यानी कि जो x पार्टिकल है
यहाँ y पार्टिकल है वो t के रेस्पेक्ट में परिवर्तित हो रहा है और यहाँ x जो पार्टिकल है वो t के रेस्पेक्ट में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना, दोनों ही t के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इधर y का है, यहाँ पर x का है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हमारी आ गई। अब देखो यहाँ पर वक्र जो दिया है y बराबर वो क्या है 2/3 x पे क्यू प्लस, क्या पूछ रहा है, बिंदु ज्ञात करने हैं वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंशियल ज्ञात करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि दर निकालनी, तो dy/dt बराबर ये हो जाएगा 2/3 गुणा 3x² dx/dt और इसका क्या होगा 0। ठीक, 3 से 3 खत्म, तो dy/dt बराबर होगा 2x² dx/dt और dy/dt बराबर क्या दिया है, देखो क्या दिया है 2 dx/dt दिया है भाई, dy/dt का मान ये दिया है इक्वल टू 2 of x² dx/dt और देखो dx/dt कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या x² बराबर क्या हुआ 1 बचा। तो यहां से जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमारी क्या होगी, देखो अब ऐसे निकालो x² - 1 इक्वल टू 0, x² - 1 इक्वल टू 0, तो ये हुआ। तो यहां से देखा हमने भाई a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हुआ हमारा x - 1 और ये हुआ x + 1। ठीक, अब यहां से x की दो वैल्यू निकलेंगी, क्या होगा x - 1 इक्वल टू 0 और क्या होगा x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक x का मान तो क्या आ गया हमारा 1 और एक x का मान कितना आ गया -1। ठीक, बिंदु पूछ रहा है जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू क्या है, जब यहां पर लिखेंगे जब x = 1 हो तब y की वैल्यू क्या होगी, तो 2/3 x पे क्यू प्लस 1। ठीक, यहां पर x = 1 डालेंगे तो y का मान निकलेगा, तो 2/3 इंटू 1 का क्यू मतलब 1 प्लस 1, तो सॉल्व करें तो 2/3 1 का क्यू 1 प्लस 1, इसके नीचे 1 मान लिया, इसे सॉल्व किया तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 3, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, तो ये 2 प्लस 1 का 3 टाइम्स, तो ये 3, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। ये 5/3 वैल्यू कब आई है, जब हमने क्या रखा था x बराबर 1। तो एक बिंदु क्या हो गए हमारे, एक बिंदु हमारे हो गए 1,5/3। ठीक, तो एक बिंदु तो ये आ गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या निकाला हमने, x बराबर -1। अब जब दूसरा बिंदु निकालेंगे जब x बराबर क्या हो -1 हो, x बराबर जब -1 होगा तो y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू क्या था 2/3 x पे क्यू प्लस 1। अब देखो यहां पर अब हमें क्या डालना है, -1 डालना है, -1 का क्यू प्लस 1। अब स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो क्या है, इसका मतलब यही तो हुआ, देखो -1 प्लस गुणा माइनस, तो क्या हो गया माइनस आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू -2/3 प्लस 1 और इसके नीचे 1 मान लिया। उन्हें इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2 प्लस 3/3, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 3 और 3 का भाग 3 में एक बार, तो माइनस का 2 प्लस 1 का भाग 3 बार, तो ये हुआ, तो यहाँ पर 3 - 2 यानी कि 1/3, तो y वैल्यू आ गई। तो जो दूसरे बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो बिंदु जो होंगे हमारे क्या होंगे, -1 पर कितना दिया इसने 1/3। इस तरीके से ये उन बिंदुओं के निर्देशांक हैं जब y निर्देशांक में परिवर्तन की दर डबल रही है x निर्देशांक के परिवर्तन की दर के बराबर। ठीक है ना, चलो ये इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हल होगा। अब करेंगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन।
अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, वो क्या रहा है। उसने कहा है कि एक 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी रही है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। झुकी हुई है। सीढ़ी के पाल को सीढ़ी के पाल को 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। दीवार से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है जबकि सीढ़ी का पाल जो पाल है दीवार से 12 मीटर दूर है। दीवार से 12 मीटर दूर है। ठीक, अब देखो, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे। अब मान लिया हमने कि ये कोई दीवार है, ठीक है ना। हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा उतना किया कि ये मान लिया कि हमारे ये कोई दीवार है, वॉल, ठीक है ना। अब दीवार के सहारे जो भी सीढ़ी रखी जाएगी वो ऐसे तो रखी नहीं जाएगी। कैसे रखी जाएगी? ऐसे रखी जाएगी, ठीक है ना। तो ये दीवार के सहारे हमने कोई सीढ़ी इस तरीके से रखी, ठीक है ना। सीढ़ी बना लेते हैं। इस टाइप से ये सीढ़ी है, ठीक। इसका नाम दे देते हैं, ये ए रहा है, ये सी, बी और ये सी, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है, सॉरी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी रही है? 13 मीटर, ठीक है ना। अब वो इस बात को कह रहा है कि सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर पर सेकंड, ये भी एक लंबाई है तो आधा, पर लंबाई को मीटर में नापेंगे। और ये इसकी ऊंचाई है, ये भी एक लंबाई है, और इसको भी हम किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। नहीं मापेंगे मीटर में। तो इधर भी ये लंबाई, इधर भी ये लंबाई, लेकिन दोनों का मात्रक तो मीटर है ना, मीटर पर सेकंड। तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सीढ़ी के जो पाल को कितने मीटर की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी के पाल, दीवार इस तरीके से, तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा? dx/dt 1.5 मीटर पर सेकंड।
अब देखो ये चीज आप तुमको स्वयं ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये बनी बनाई आई। पहले हम क्या कर रहे थे, बना रहे थे, लेकिन अब आगे आगामी सवाल में आपको इसमें ऐसे आएगा। यदि ऐसा आ जाता है तो आपको उसी के अनुसार यहाँ पर, अगर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होता तो सेंटीमीटर वॉल्यूम होता है तो dV/dt होता। अगर यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड होता, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता, तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि किसी प्रकार से क्षेत्रफल। तो ये पहचानने वाली बात है, ध्यान रखना, इस चीज को भूल मत जाना। ये तुम्हारे क्या है, पहचानने वाली बात है, ठीक है ना। तो इस चीज को क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। तो ये dx/dt बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है ना। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का जो कोण है, सीढ़ी तथा जमीन, ये सीढ़ी हो गई, ये हमारी जमीन हो गई, इन इसके जो मध्य का जो कोण है, ये यहां कोई एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब पता नहीं वो क्या एंगल बन रहा है, सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का जो कोण है, जो ये कोण बन रहा है, वो किस दर से क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सीढ़ी तथा जमीन के परिवर्तित कोण, तो इसका मतलब क्या निकालना है तुम्हें, d(θ/dt)। भाई कोण के रेस्पेक्ट में तो इसकी वो निकल रही है, तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना, ठीक। फिर आगे क्या बोला इसने, जबकि सीढ़ी का जो पाद है दीवार से 12 मीटर दूर है, ये हमारी वॉल थी, इससे यानी कि पाद यानी कि जो जहां पर सीढ़ी को रखा गया है, वहां से जो दीवार यहां से वो कितने मीटर दूर है, 12 मीटर दूर है, ठीक। अब एज ए पाइथागोरस थ्योरम जैसी नहीं हो रही है, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। तो एक रिलेशन होता है 12, 13, 5 का, ठीक है ना। क्या होता है 12, 13, 5 का। चलो हम ये भी निकाल लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज, यानी कि हम लिख देंगे त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तब पाइथागोरस प्रमेय, आप क्या बोलते हो उसे, बौद्धायन प्रमेय बोलते हैं, उसका दूसरा नाम पाइथागोरस होता है। तो ये क्या होगा, AC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और AC जो दिया है वो 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC 12 का स्क्वायर प्लस AB हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर जो होता है 169 माइनस इधर आके 144 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा 25, तो AB जो है हमारा क्या होगा 5, ठीक। ये हमारा 5 आ गया, ठीक। अब देखो, अब हम 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था लाल बट्टे कक्का, ठीक है ना। तो वहां हमें बहुत हेल्प मिलती थी कि हम क्या निकालते थे, साइन और कॉस। क्या निकालते थे, साइन और कॉस। अब हमें देखो, अब आपको पहचानना है, अगर ये निकालते, देखो अगर हम ये निकालते तो यहां साइन निकालते, और हम ये निकाल रहे हैं तो हम कौन क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे। अगर यहां इसके रेस्पेक्ट में जमीन के रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है तो कॉस चलेगा, अगर वो निकालता है दीवार के तो हम क्या लेते, साइन लेते, ठीक है ना। तो यहां पर देखो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अब कॉस थीटा बराबर जो है वो क्या होगा, आधार बट्टे कर्ल। तो इसका मतलब क्या हुआ, BC बट्टे AC, ठीक है ना। यानी कि अभी हम क्या, ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है y, ठीक है ना। तो यहां पर देखो इस BC बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा AC cos थीटा, AC cos थीटा, और जो BC जो रहा है वो x बराबर AC यानी 13 cos थीटा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल लें हम, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा AB अपॉन AC,
ए बी अपॉन ए सी, अर्थात ए बी जो रहा है 5 और ए सी रहा है वो 13, ये हमारा साइन थीटा रहा है। ठीक है ना। तो अब हमारा इक्वेशन ये बन गई भाई, इसके जमीन का जो है वो ये रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कोण चेंज हो रहा है, तो कोण परिवर्तित चेंज क्या होगा, dx अपॉन dt, ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt बराबर 13 cos थीटा का क्या होगा माइनस का sin थीटा और d थीटा अपॉन dt। ठीक है ना। अब देखो आगे ना बात समझ आ गई। अगर मैं दीवार के सहारे अगर ये निकलवा रहा होता तो हम कौन सा ये निकाल लेते साइन वाला। अब क्या निकलवा रहा है, जमीन के सहारे निकालना है तो ये cos वाला लेना पड़ेगा क्योंकि ये एंगल निकालना है। तो क्या होगा x बराबर 13 cos थीटा, इसका परिवर्तित दर निकालनी तो dx अपॉन dt 13 और d थीटा अपॉन dt। अब dx अपॉन dt का मान कितना दिया है 1.5, भाई कितना दिया है 1.5 इक्वल टू क्या दिया 13 इनटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13, वो भी माइनस की, माइनस का ऐसे अलग कर लो 5/13, अब d थीटा अपॉन dt, ये 13 से 13 तो ये हुआ 1.5 इक्वल टू माइनस के 5 d थीटा अपॉन ये हुआ dt। ठीक है ना। तो यहां से जो इसके परिवर्तन की जो दर आ रही है वो कितनी आ रही है 1.5 अपॉन माइनस का यहाँ लगा दिया 5, ये हुआ तो 5 से ये 3 बार, 5 से ये 10 बार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3/10। थीटा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है रेडियन, और समय दर यानी कि रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड होगा। तो जो इसके परिवर्तन की जो दर है वो माइनस का 3/10 के हिसाब से क्या हो रही है वो परिवर्तित हो रही है। ठीक है ना। चलो आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4।